हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हीवन एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज वाटर पॉल्यूशन से। इसके पहले हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को अच्छी तरीके से देख लिया था। तो आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये जल प्रदूषण होता क्या है, वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, जैसे हमने प्रदूषण बताया था, कोई भी अनवांटेड मटेरियल्स का पाया जाना ही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। मतलब ऐसी चीज जिसका हमें जरूरत नहीं है, अगर वो मिल रहा है तो वो क्या होता है, प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है। सेम तरीके से अगर हमने देखा था कि वायु में कोई अनवांटेड चीज मिल जा रही है, एयर में कोई अनवांटेड चीज मिल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही अगर वाटर में कोई अनवांटेड चीज मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन, मतलब जल प्रदूषण। तो क्या लिखा है, पानी में अनावश्यक पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। मतलब प्योर वाटर है, अगर उसमें कोई भी पॉल्यूटेड मटेरियल्स मिलते हैं, पॉल्यूटेड सब्सटेंस मिलते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स मिलते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण बोलते हैं। यहाँ तक तो सबको पता भी होगा और समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं कि आखिर ये जल प्रदूषण होता कौन कौन से कारणों से है, क्या क्या इसके मेन सोर्सेस हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। सबसे पहला जो हमारा कारण है, रीजन है, वो है उद्योगों के रसायन, मतलब इंडस्ट्रियल केमिकल। मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह में काम होता है तो वहाँ पे बहुत सारे रसायन निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। तो वही क्या होते हैं, वो जल प्रदूषण के काफ़ी मेन सोर्सेस हैं आज के। पहले ही कम होता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल काफ़ी ज़्यादा वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो पहला हमारा कारण क्या हुआ, उद्योगों के रसायन। दूसरा, थर्मल संयंत्र का गर्म पानी। हो सकता है ये ज़्यादातर लोगों को ना समझ में आ रहा हो, तो उसको मैं समझा देता हूँ। थर्मल संयंत्र का मतलब होता है जो हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जैसे जहाँ से बिजली बन के प्रोड्यूस होती है। कोयले को बर्न किया जाता है, फिर उसके बाद वाटर बॉयल होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है वाटर, उससे टरबाइन रोटेट होता है और फिर बिजली का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। तो जब वो जो वाटर आखिर यूज हो चुका है, उसको जो हम लोग क्या करते हैं, नदी या नाले में छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, नदियों में मिलके, वाटर में मिलके क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और वही जीव जंतु पीते हैं पानी को और उससे क्या होता है, नुकसान होता है उनको। तो ये क्या होता है, थर्मल संयंत्र का गर्म पानी। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे निकलने वाले जल से भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं, तीसरा ये है सीवेज प्रॉब्लम। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सीवेज में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर छोड़ा जा रहा है, जो कि नदी और समुद्र में जाके मिलते हैं। और ये भी एक वाटर पॉल्यूशन का काफ़ी, बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रीजन है। काफ़ी ज़्यादा इससे भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। सबसे पहला प्रभाव इसमें पड़ता है कि देखते हैं घुलित ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं घुलित ऑक्सीजन को डीओ, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होता है कि ये पानी में हर एक वाटर में क्या पाया जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन पाया जाता है, घुलित ऑक्सीजन पाया जाता है। और इन ऑक्सीजन, ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, इसका यूज कौन करता है, तो इसका यूज, ऑक्सीजन का प्रयोग जलीय जीवों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जलीय जीव, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो क्या करते हैं, इस डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और जैसे जैसे जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये जो घुलित ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा वाटर में, वैसे वैसे क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होते चले जाएंगे। दूसरा देखते हैं, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सॉरी, इसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। अब इसको देखते हैं, ये क्या होता है, सभी पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। मतलब कि जो भी मैटर्स हैं उसके अपघटन के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। समझ में आया होगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं। मतलब कोई भी मैटर है, उसको वाटर द्वारा खत्म करने के लिए जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, उसे ही क्या बोलते हैं, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। और जैसे जैसे पानी में बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ेंगे, वैसे वैसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी से मिलता जुलता है जैविक ऑक्सीजन मांग। मतलब इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जैविक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। मतलब अभी हमने ऊपर देखा कि किसी भी पदार्थ के अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत होती है उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग। लेकिन अब किसी पदार्थ के अपघटन के लिए नहीं, अब यहाँ पे केवल जैविक पदार्थ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपघटन के लिए, डिग्रेड होने के लिए जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड सोर्सेस देख रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आती है, आखिर कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा कि व्हाट इज बीओडी, तो आपको बताना पड़ेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। व्हाट इज डीओ, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, तो आपको ये सब याद रखना है। अब चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो कि है ध्वनि प्रदूषण, मतलब साउंड पॉल्यूशन। सबको पता है ये क्या होता है, असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मतलब कि इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड का जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो। अब इसको हम लोग देखते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। पहला कारण है ज्वालामुखी प्रक्रिया, मतलब वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखी प्रक्रिया। जब अर्थ के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो अर्थ के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है, जो लावा हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया जब डेवलप होती है कहीं भी तो उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ध्वनि निकलती है, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, उद्योग। हमें पता है कि इंडस्ट्री वगैरह के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, हैवी वर्क्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बोल सकते हैं कि साउंड क्रिएट हो रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है किसका, वायु को प्रदूषण करने का, सॉरी ध्वनि को प्रदूषण करने का। ठीक है, वायु तो प्रदूषण करता ही है इंडस्ट्री, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण को देख रहे हैं। तो साउंड से क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड निकलते हैं इंडस्ट्री के मशीन्स वगैरह से। आगे बढ़ते हैं, वाहन। हम लोग देखते हैं कि आए दिन क्या हो रहा है कि बाइक्स वगैरह में इतनी हैवी साउंड के मतलब लगाए जा रहे हैं, बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो भी साउंड क्रिएट हो रहे हैं वाहन से, व्हीकल से, व्हीकल के हॉर्न वगैरह हैं जो भी व्हीकल्स के, तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा साउंड का पॉल्यूशन हो रहा है, ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है। तो ये बेसिकली 3 कारण हमने देखे ध्वनि के प्रदूषित होने, कौन कौन से, पहला वल्केनिज्म, ज्वालामुखी प्रक्रिया, दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन, और तीसरा व्हीकल से निकलने वाले साउंड। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ध्वनि क्या होता है। तो ध्वनि एक प्रकार की कंपन ऊर्जा होती है, मतलब ये वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जब वाइब्रेशन होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा, अगर पूछता है आपसे, ये पूछा भी हुआ है क्वेश्चन कई बार, ध्वनि का मापन किसमें किया जाता है, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा, जो ध्वनि का मापन करते हैं वो करते हैं डेसिबल में। किसमें करते हैं, डेसिबल में ध्वनि का मात्रक है, डेसिबल में ध्वनि को मेजर किया जाता है, साउंड की इंटेंसिटी को। आगे बढ़ते हैं, अगर सामान्य बातचीत की बात करें तो उसमें लगभग 12 से 15 डेसिबल एनर्जी निकलती है। मतलब जो साउंड का इंटेंसिटी रहता है वो कितना रहता है सामान्य बातचीत में, वो रहता है 12 से 15 डेसिबल। वहीं पे अगर हम लोग व्हीकल से बात करें, वाहनों की उत्पन्न जो ध्वनि होती है वाहनों से, वो कितना होता है, 40 टू 50 डेसिबल। तीसरा देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया, जो सबसे पहले हमने बताया। तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, लगभग 180 से 200 के बीच में। तो अगर ऑन एन एवरेज हम लोग देखें तो 190 डेसिबल का एनर्जी किससे निकलता है, साउंड एनर्जी किससे प्रोड्यूस होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया में प्रोड्यूस होता हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना हम लोग देखते हैं, मृदा प्रदूषण। आज के समय में ये सब काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि दिक्कत ये क्रिएट कर रहा है, खासकर किसानों के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले मृदा प्रदूषण होता क्या है। मिट्टी में अनावश्यक तत्वों का मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। फिर से समझिए कि अगर सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो मिल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण बोलते हैं। या इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिट्टी के अंदर जो जो पदार्थ की ज़रूरत है वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो भी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण बोलते हैं। और ये कृषि की एक बहुत ही गंभीर समस्या है, किसानों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उनकी लाइफ को। अब इसके रीजन्स देखते हैं क्या क्या हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है आज के समय में,
उर्वरक और कीटनाशक, बोल सकते हैं फर्टिलाइजर, और क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पेस्टिसाइजर्स बोलते हैं, पेस्टिसाइजर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइजर्स मतलब उर्वरक और कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे उर्वरक और कीटनाशक जो है, उर्वरक कुछ समय के लिए तो पौधों की अवशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए तो अच्छा प्रोडक्शन होता है खेत में, लेकिन आगे चल के ये लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी खराब इफेक्ट डालता है हमारी मिट्टी में, ज़मीन में, और फिर आगे प्रोडक्शन वहाँ से हो नहीं पाता है। तो प्रेजेंट के लिए तो ये सही है, लेकिन आगे चल के ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो इसकी कम से कम यूज करें, ये ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद देखते हैं झूमिंग कृषि से। झूमिंग कृषि बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं रहती है, जंगल वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि जंगलों की कटाई करने के बाद, पेड़ पौधों को काटने के बाद वहाँ पे फसल उगाते हैं, 1-2 साल फसल उगाते हैं, और उसके बाद वहाँ की क्या होती है, जब उर्वरकता खत्म हो जाती है तो फसल को वहाँ से जला के फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इंग्लिश में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और हिंदी में झूमिंग कृषि। तो ये भी काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा है सॉइल के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिंचाई की समस्या, मतलब इरिगेशन प्रॉब्लम। इरिगेशन अगर समय समय पे जमीन को, मृदा को वाटर नहीं मिलेगा तो भी क्या होगा, तो उससे भी उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक मृदा प्रदूषण का कारण है। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्या होता है जैव विविधता। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो भी इससे रिलेटेड आपको डाउट हो या नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड कमेंट करके बताइएगा। और मैं क्या करूँगा, अब से वीडियो के लास्ट में आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर देते हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैव विविधता क्या होता है। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। देखते हैं क्या होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में पेड़ पौधों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर पेड़ पौधे और जीवों की ज़्यादा प्रजातियां पाई जा रही हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे और जीव बहुत कम है, दूसरी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे और जीव काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ की ज़्यादा होगी, जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़्यादा हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अर्थ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जैव विविधता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ में क्या होता है, यहाँ से जो इसके सेंटर से बिल्कुल एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, ये होता है 0 डिग्री। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। और यहाँ पे होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे होता है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यही जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है, इसे ही क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोला जाता है, इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता है। तो इसके इस क्षेत्र में क्या होता है कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों ऐसा होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, सन की जो लाइट होती है, रे होती है, वो डायरेक्ट इंसिडेंट करती है अर्थ पे। कहाँ पे, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज़्यादा जहाँ पे होगा वहीं पे क्या होता है कि वाटर का ज़्यादा वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, भाप बनता है वाटर, और वो जाके ऊपर क्या करता है, क्लाउड का निर्माण करता है, बादल का निर्माण करता है। और जब बादल का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है, बारिश होती है। और जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे बारिश होगी वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, और वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे और जीव जंतु भी वहाँ पे रहेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पे जैव विविधता अधिकतम होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछता है कि अर्थ पे कहाँ ज़्यादा जैव विविधता होती है, तो आपको बताना है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो इसको याद रखना है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैव विविधता के महत्व क्या होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका है, यहाँ पे विभिन्न फसलों और खाद्यान्न का उत्पादन होता है। जहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा फसल और खाद्यान्न भी होंगे। दूसरा, वहाँ पे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट दिखेंगे, मतलब आयुर्वेदिक प्लांट्स भी हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो आयुर्वेदिक विविधता हमें देखने को मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहती है ये। तीसरा देखते हैं कार्बन अवशोषण। मतलब हमें पता है कि जितने भी ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे अर्थ पे, वो क्या करते हैं, अगर कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा ज़रूरत से ज़्यादा, हालांकि ज़रूरत तो है लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ा देगा।
और आज के समय में यही हो रहा है, कार्बन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंडस्ट्री वगैरह इमिट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो जितना ज़्यादा प्लांट्स वगैरह रहेंगे वो उतना ज़्यादा क्या करेंगे, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और शोषण कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि गर्मी कम हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है जैव विविधता से, ये भी एक फ़ायदा है कि ये कार्बन को अवशोषित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब होता है, इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ये वो स्थान होता है जहाँ पे जैव विविधता तो अत्यधिक होती है। मतलब क्या है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है, जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, समय के साथ साथ कमी होती चली जा रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स वगैरह पाए जाते थे, जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन समय बढ़ते के साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें कमी होती चली जा रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड है ग्रीन मफलर। देखिए, ग्रीन मफलर क्या होता है, ये हरे पौधों का वह समूह होता है जो ध्वनि प्रदूषण को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो ग्रीन मफलर क्या होता है, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधों का समूह होता है जो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ध्वनि प्रदूषण को कम कर देता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर। तो जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे ग्रीन, वहाँ पे ग्रीन मफलर रहेगा और वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये आज जो भी इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक था वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जैव विविधता से रिलेटेड देखेंगे, मतलब भारत में बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है। अच्छा हाँ, आज हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, मतलब विश्व जैव विविधता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था, तो सन 2000 से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब से मनाया जाता है, तो सन 2000 से। किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मई को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी इससे रिलेटेड आपके सजेशंस होंगे उसको कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।